हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियो में सेल इंजरी स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने 3 टाइप की इंजरी देखी थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर सीवियर है तो एकदम डेथ हो जाएगी, और माइल्ड और मॉडरेट में कुछ एडाप्टेशंस हमने देखे थे जिसकी वजह से सेल रिवर्सिबल हो सकती है। तो एडाप्टेशन में हमने एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेसिया, ये सब देख लिया था हमने डिटेल में। तो ये आप देख लेना, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट फ्रेंड, हमने ये सब कुछ देख लिया था। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर इंजरी देखने वाले हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर इंजरी में क्या क्या देखेंगे, तो जो भी मतलब ये जो इंजरी रहती है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, ऑटो इम्यून, रेडिएशन, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रिकल, मतलब एक किसी भी तरह से इंजरी हो सकती है। किसी भी अगर सेल को इंजरी हो रही है तो फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, न्यूट्रिशनल हो सकती है, ऑटो इम्यून हो सकती है, रेडिएशन, इन्फेक्शन, इलेक्ट्रिकल, किसी भी इससे हो सकती है। तो इसमें हम 2 टाइप्स के मैकेनिज्म देखेंगे सेलुलर इंजरी के। तो पहला है उसमें फ्री रेडिकुलर इंजरी और नेक्स्ट है हाइपोक्सिक इंजरी। तो पहला क्या है फ्रेंड, फ्री रेडिकुलर इंजरी और नेक्स्ट है हाइपोक्सिक इंजरी। तो मतलब सिंपली हम अभी देखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है फ्री रेडिकुलर, जनरली हम फ्री रेडिकल के केस में अगर देखें तो ऑक्सीडेंट की बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो भी ऑक्साइड्स रहते हैं वो हाईली अनस्टेबल रहते हैं ना। तो उसमें लास्ट के सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है फ्री रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाईली अनस्टेबल रहने की वजह से जल्दी से किसी से भी कंबाइन हो सकता है। तो वो जो ऑक्सीडेंट रहते हैं या तो हमें मेटाबॉलिज्म से भी मिल सकते हैं या फिर किसी एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। मतलब अगर ऑक्सीडेंट और एंटीऑक्सीडेंट इनका लेवल मेंटेन किया जाता है, तो ऑक्सीडेंट को नॉर्मली कौन बैलेंस किया जाता है फ्रेंड, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू। तो ये जो ऑक्सीडेंट रहते हैं वो सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 जिसको बोलते हैं हम लोग, और सुपर ऑक्साइड मतलब O2 माइनस, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल OH माइनस, इस कौन से भी फॉर्म में ऑक्साइड हमें मिल सकते हैं। और जो भी एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर एंजाइम्स। उसको मतलब जो भी पेरोक्साइड रहते हैं या फिर कैटालाइज, ये एक्ट करते हैं एज ए स्कैवेंजर। क्यों? क्योंकि देखो ना फ्रेंड, अगर ऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसको मेंटेन किससे किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का। तो सिंपली ऑक्सीडेंट बढ़ेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कम होंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि अनस्टेबिलिटी रहती है ना, तो ऑक्सीडेंट अगर ज़्यादा बढ़ेंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। जनरली ऐसा पाया गया है, जो भी ओल्ड एज वाले पर्सन रहते हैं उनमें ऑक्सीडेंट की लेवल बढ़ती रहती है और एंटीऑक्सीडेंट की कम होती रहती है। ऐसे देखते हैं हम लोग। जवान आदमी में अगर देखें तो ऑक्सीडेंट कम होते हैं और जो ओल्डर एज है उनमें ज़्यादा रहते हैं। एनवायरनमेंट का अगर देखें तो एनवायरनमेंट के थ्रू कैसे आते हैं हमारे तरफ, तो पोल्यूशन के थ्रू हमारे इसमें आ जाते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म अगर देखा तो अभी देखा हमने एजिंग प्रोसेस में ओल्ड एज में मोर रहते हैं ऑक्सीडेंट, और डिसीज में भी ये बढ़ जाते हैं पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन। और अगर जब ये बढ़ेंगे ज़्यादा तो वो क्या कर सकते हैं हमारे इसमें, इंजुरी कैसे करेंगे, तो सिंपली पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, जो भी लिपिड का मेम्ब्रेन रहेगा तो उसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं, पर ऑक्सीडेशन। और म्यूटेशन इन सेलुलर डीएनए, अगर सेलुलर डीएनए म्यूट हो गया तो हमारे इसमें नॉर्मल जो भी बन रहा था वो सब अब एबनॉर्मल बनने स्टार्ट हो जाएगा। और डैमेज टू द सेलुलर प्रोटीन, और सेलुलर प्रोटीन को भी डैमेज करेंगे। मतलब ये तीनों मैकेनिज्म से वो हमारे सेल को डैमेज कर सकते हैं। पहला क्या है, पर ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, सेकेंड है म्यूटेशन इन सेलुलर डीएनए, और थर्ड है डैमेज टू द सेलुलर प्रोटीन। सो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट मैकेनिज्म देख लिया, अभी हम सेकेंड वाला देखेंगे, हाइपोक्सिक मैकेनिज्म। नॉर्मली हाइपोक्सिया मतलब क्या रहता है फ्रेंड, जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है बॉडी में। तो अभी अगर हमने ये पूरा सेल ले लिया तो उसमें हम मेजर देखेंगे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे एक चैनल बनाया हमने सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल बोल के, राइबोसोम्स है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, साइटोप्लाज्म। अभी ये सेल है तो इसमें क्या कंडीशन हो रही है, O2 की डिफिशियंसी हो रही है। तो O2 की डिफिशियंसी हो रही है तो पहले तो हमें पता है जब O2 डिफिशिएंट होता है तो नॉर्मली कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमें पता है एटीपी का फॉर्मेशन होता था अगर नॉर्मल अगर प्रेजेंट है, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था ऑक्सीजन होने की वजह से। अगर O2 का सप्लाई ही कम है तो एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा, कम होगा ना, क्योंकि हमें पता था ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था क्योंकि ऑक्सीजन था तब। लेकिन अभी अगर O2 का सप्लाई ही कम है तो एटीपी सिंथेसिस होगा क्या, नहीं होगा ना फ्रेंड्स। और फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि हमने वो क्रेब साइकिल देखा था उसमें अगर नॉर्मल होता है
तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता था, एटीपी फॉर्म होती थी। अगर ऑक्सीजन नहीं होता था तो अनेरोबिकली क्या बनता था, लैक्टिक एसिड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टिक एसिड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में जो भी हमने ये चैनल देखा था नॉर्मली सोडियम पोटेशियम, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, O2 के ऊपर। अगर ये चैनल अगर O2 ही नहीं है अभी तो ये चैनल भी अफेक्टेड हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम एटीपी चैनल, नॉर्मली क्या हो रहा था कि सोडियम बाहर जा रहे थे, पोटेशियम अंदर, तो ये मतलब ये चैनल पूरा अफेक्ट हो जाएगा। और बाद में जो भी वाटर की मूवमेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा, जो भी वाटर था वो बाहर से अब अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो सेल कैसी बन जाएगी, स्वेल बन जाएगी। और बाद में जो भी यहाँ पे और एक चैनल्स रहते हैं, हमें पता है ER में हमने देखा था पोटेशियम के चैनल रहते, सॉरी कैल्शियम के, तो कैल्शियम के जो चैनल रहते वो पूरे ATP के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगर मतलब ये ATP ही नहीं बन रहा है अभी तो इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम या तो सेल के बाहर रहेंगे या फिर ER में रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन कैल्शियम चैनल जो भी है वो अफेक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, और वो अंदर ही बैठ रहे, इंट्रासेलुलर ज़्यादा से ज़्यादा एक्युमुलेशन हो रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल में ही कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा है तो कुछ एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा, जैसे कि प्रोटीएजेस हैं, एंडोन्यूक्लिएजेस है, फॉस्फोलिपेजेस है, तो सॉरी फॉस्फोलाइपेजेस, ये जो एंजाइम्स है उसका एक्टिवेशन होने के बाद ये जो एंजाइम्स क्या करेंगे, सेलुलर जो भी कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बाद में हमने देखा कि लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा अगर सेल में एक्युमुलेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, pH कम हो जाएगा, मतलब एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी बढ़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे, लैक्टो एसिडोसिस, और इसकी वजह से जो भी DNA है उसका क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाएगा। और बाद में जो भी रिलीज ऑफ लाइसोजाइल एंजाइम, और हमें पता है अंदर लाइसोसोम भी है तो उसके भी एंजाइम सब रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें पता है लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो वो क्या करेंगे, लाइसोजाइम के एंजाइम्स तो डाइजेस्ट करेंगे सेल को, ड्यू टू इट कंटेन्स एंजाइम्स, उसमें बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होने की वजह से वो सेल के ही मतलब इसके कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सिंपली आपको हाइपोक्सिक मैकेनिज्म में जनरली ये याद रखने कुछ पॉइंट। पहले तो ATP सिंथेसिस कम होगा, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, ये जो चैनल है सोडियम पोटेशियम ATP चैनल वो भी अफेक्ट हो जाएगा, स्वेल हो जाएगी सेल, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का कैल्शियम का एक्युमुलेशन होगा और क्लम्पिंग ऑफ DNA होगा। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेलुलर डेथ क्या होती है। तो सेलुलर डेथ मतलब क्या रहता है, कोई भी अगर सेल है तो उसमें 2 टाइप की डेथ रह सकती है, एक रहता है अपोप्टोसिस, दूसरा रहता है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस 2 टाइप से हो सकती है, ये तो फिजियोलॉजिकल होती है या फिर पैथोलॉजिकल, और नेक्रोसिस मतलब पैथोलॉजिकल ही होती है। जो भी हम सेल डेथ बोलते हैं ना, अभी हम कंसिडर जो करते हैं वो थ्रू नेक्रोसिस ही डेथ होती है सेल की। तो मतलब जो भी हम देखेंगे यहाँ पे तो वो नेक्रोसिस के थ्रू ही होता है, वो जस्ट पैथोलॉजिकल ही है वो। तो पहला हम देखेंगे एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या रहता है, जो भी जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड रहता है। मतलब एपोप्टोसिस मतलब क्या रहता है, जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल्ड रहता है। मतलब समझो अगर कोई ऐसा रहता है, जनरली हम एक्टर्स को देखते हैं तो अभी वो अगर 40 ईयर्स की भी होंगी या फिर 50 ईयर्स की तो भी अभी वो कितने ज़्यादा ऐसे मतलब जवान लगते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे घर में काम करने वाले हैं तो वो अगर 30 भी साल के हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे बूढ़े हो गए। तो ये ऐसा है कि जब जिसमें आना है तब उस टाइम में ही आएगा, जैसे कि एजिंग हो गई, वियर एंड टीयर हो गया, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है बाय द वायरस इपेस्टिंग बार। इसमें क्या होता है, समझो कोई एक सेल है उसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, तो ये जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी और उसके साथ जो भी वायरस था उसकी भी डेथ हो जाएगी सिंपली। तो एपोप्टोसिस मतलब ऐसा ही रहता है। नॉर्मली ये जो एपोप्टोसिस रहता है वो जब फेल होता है ना, मतलब कोई सेल अगर एपोप्टोसिस नहीं कर पाई तभी कैंसर हो सकता है। नॉर्मली क्या रहता है हमारे बॉडी में, जब भी ऐसा कुछ गलत हो रहा हो तो वो जो सेल रहता है उसमें एपोप्टोसिस होके वो सेल मर जाती है एबनॉर्मल, बाकी के सेल तो बचे। एक मर गई तो कुछ नहीं होगा लेकिन बाकी के तो बचे इसकी वजह से। लेकिन जब हमारे सेल में समझो एक कोई डैमेज हो गई सेल, लेकिन उसमें जो मैकेनिज्म हो रहा था नॉर्मली एपोप्टोसिस, अभी वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, कैंसर हो सकता है ना। पूरे बॉडी के जितने भी सेल है वो सभी में इंजरी पॉसिबल है। तो सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो एपोप्टोसिस है अगर ये फेल हो गया तो कैंसर डेफिनेटली होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो एपोप्टोसिस फेल होने से कैंसर होगा, ये हम बोलेंगे। तो एपोप्टोसिस मतलब समझे फ्रेंड, नॉर्मली भी होता है हमारे बॉडी में ये वाली जो प्रोसेस है। नेक्स्ट वाला जो हम है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।